Hello everyone. So welcome to Digital System Design using VSDL Lab. That is basically that name is VSDL Lab in your syllabus. So in this tutorial we will learn how to work with EDA Playground. That is very user friendly, you can say, platform for us. There is no need to download any software in our laptop or desktop. We will simply write our code in EDA Playground screen, or we will simulate and just see the waveform of our output. Okay, so let's start. So first thing, you just Google EDA Playground on Google. So this is the website www.edaplayground.com. So just click on it. So this is the display. First point of first task is to just log in. So without login, you will not be able to write or simulate your code, or we can say just you will not be able to simulate your code on this EDA Playground. So for login, click on login. So there are two ways. First is login with Google or with Facebook, or you can log in with your some other ID, or you can make your own account in this EDA Playground. So I have registered with my official email of Gehu. So I'm just logging in. You can create your account in the EDA Playground. So after login, you can see your profile here, and if you want to log out, then just click on, by clicking on log out, you will be able to log out your account. Okay, so now try to understand that what we are or what will we will do in this EDA Playground. So शुरू करते हैं कैसे इसे यूज़ करना है और ये कैसे यूज़र फ्रेंडली है हमारे लिए, क्या क्या टास्क होते हैं किसी कोड को VSDL लैंग्वेज में, किसी कोड को लिखने के बाद। जैसा कि हमने डिज़ाइन फ्लो में पढ़ा है, आवर फर्स्ट टास्क इज़ VSDL एंट्री। उसके बाद हम उसे कंपाइल करते हैं, देन हम उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, देन हम उसे सिमुलेट करते हैं, और सब कुछ अगर सही होता है तो हम उसे फिज़िकल डिज़ाइन के लिए भेज देते हैं। तो हमारा टास्क सिर्फ उसको कोड को लिखना होता है, बाकी सारा काम कंपाइलेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये जो टास्क हैं ये सारे काम आपके सॉफ्टवेयर के होते हैं। हम यहाँ पर VSDL पढ़ रहे हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका है टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको नीचे दिख रहे होंगे, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा VSDL का। सो हम VSDL पे फोकस कर रहे हैं। ये बाकी सब भी लैंग्वेज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। क्लियर? यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, टेस्ट बेंच एंड डिज़ाइन। तो सिंपली आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, दो वर्क प्लेस दिखाई दे रहे हैं। वन इज़ फॉर टेस्ट बेंच डॉट VSD एंड सेकेंड इज़ डिज़ाइन डॉट VSD। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, आपको लेक्चर में बताया था कि जब भी आप VSDL पर कोई कोड लिखेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो डॉट VSD एक्सटेंशन से सेव हो रही होगी। क्लियर? तो आपकी जो भी फाइल डॉट VSD से सेव है, इसका मतलब आपने वो कोड VSDL में लिखा है। टेस्ट बेंच का क्या मतलब है, इसको सिंपल इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज मैंने एक एंड गेट इम्प्लीमेंट किया। सो फॉर एंड गेट योर एक्सप्रेशन इज A डॉट B। क्लियर? आपके दो इनपुट हैं और कहीं Y के अक्रॉस आपको ये आउटपुट ले रहे होंगे, आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो A और B जो आपके दो इनपुट हैं, उनमें आप कोई वैल्यू अप्लाई करेंगे। लाइक अगर दो इनपुट हैं, कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये जो 0 0 0 1 1 0 1 1 ये सब आपके इनपुट्स हैं। तो आप अगर कोई भी एंड गेट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप उसको वेरीफाई करके देखेंगे कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो उसके प्रॉपर वर्क के लिए आपको उसके अक्रॉस इनपुट अप्लाई करने पड़ेंगे, और आप जो इनपुट्स अप्लाई करेंगे दैट इज़ योर टेस्ट बेंच।
तो टेस्ट बेंच का मतलब होता है कि वो बेंच या वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने सर्किट को चेक कर रहे हैं। तो अभी हम कोड की हेल्प से देखेंगे कि टेस्ट बेंच कैसे लिखा जाता है या उसके कोड्स क्या होते हैं। तो जब आपने टेस्ट बेंच में इनपुट्स अप्लाई किए फॉर अ टाइम ड्यूरेशन, आपने कहा कि फॉर 10 नैनोसेकेंड 10 मिली सेकेंड इनपुट्स होंगे 0 0, तो वो फॉर 10 मिली सेकेंड उन इनपुट्स को कंसीडर करके आपको एक आउटपुट जनरेट करके देगा। देन आपने कहा आफ्टर 10 मिली सेकेंड आपके इनपुट्स होंगे 0 1, देन आफ्टर 10 मिली सेकेंड आपके इनपुट्स होंगे 1 0, देन अगेन आफ्टर 10 मिली सेकेंड योर इनपुट्स आर 1 1। तो ये सारी चीज़ें जो आप डिफाइन करते हैं वो आप टेस्ट बेंच में डिफाइन करते हैं। क्लियर? जाइलिंक्स में यही चीज़ आप सिंपल एक वेव फॉर्म प्लेटफॉर्म खुल के आता है जहाँ पे आपको इनपुट्स की वैल्यू एंटर करनी होती है, बट इस EDA प्लेग्राउंड में आपको वो टेस्ट बेंच का कोड लिखना होगा यहाँ पर, तभी वो इनपुट्स वहाँ अप्लाई होंगे और आपको आउटपुट मिलेगा। VHDL कोड में आपको सिर्फ एंटिटी, आर्किटेक्चर और लाइब्रेरी डिफाइन करना होता है। यहाँ पे आपको कोई इनपुट आउटपुट की कंडीशंस डिफाइन नहीं करनी होती हैं। लाइक मतलब आप कोई इनपुट्स वैसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कंडीशंस आपको डिफाइन करनी होंगी आर्किटेक्चर में, लेकिन आप कोई कंडीशन ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं कि A = 0 है, अप्लाई कर रहा हूँ मैं, या 20 मिली सेकेंड के लिए B की वैल्यू 0 रहे। ऐसी सारी चीज़ें आप टेस्ट बेंच में अप्लाई करते हैं। तो आगे जैसे जैसे हम इस पर काम करेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे। अभी हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देन टेस्ट बेंच प्लस डिज़ाइन आपकी समझ में आ गया होगा, तो इसके लिए हम VHDL यूज़ कर रहे हैं। टॉप एंटिटी अभी समझेंगे क्या है ये। देन टूल एंड सिमुलेटर, तो फॉर टूल्स एंड सिमुलेटर हम ये कॉमर्शियल टूल यूज़ कर रहे हैं, एडेक्ट रिब्रा प्रो 2019.10। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर? अब ये बाकी का क्या यूज़ है, बाकी भी सिमुलेटर्स हैं, नॉर्मली यूज़ होते होंगे, बट हमारा काम इससे चल जा रहा है, इसको यूज़ करके हम सिमुलेशन कर सकते हैं अपने। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारे इसमें से मैंने भी देखने की कोशिश करी, बट कुछ VHDL के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक GIDL जो है या वेरिलॉग, ये सब वेरिलॉग लैंग्वेज के लिए ही सपोर्ट कर रहे हैं, बट फॉर VHDL आपके इस सिमुलेटर से काम हो जाएगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। कोड यहाँ पे लिखते हैं और उसके स्टेप्स फॉलो करते जाते हैं तो हमें मालूम चलती जाएंगी चीज़ें क्या हैं। अब अगर मैं दो चीज़ बता रहा हूँ अभी आपको, मैं यहाँ पे कोड कॉपी नहीं कर रहा हूँ कहीं से, मैंने यहाँ प्लेग्राउंड में सेव कर रखा है, तो मैं जस्ट वहीं से उसको कॉल कर लूँगा। आपको कुछ नहीं करना है। सपोज आप हाफ एडर का कोड लिख रहे हैं या बेसिक गेट का कुछ कोड लिख रहे हैं VHDL में, तो आप गूगल में सर्च करेंगे आपको वो कोड मिल जाएगा। जब आप पढ़ लेंगे तब आप समझ जाएंगे, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पर उस कोड को राइट डाउन करना है, लिखना है सिंपल। ओके, कैसे लिखना है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब जब आपने यहाँ पे इस प्लेग्राउंड में VHDL टेस्ट बेंच डिज़ाइन सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने लाइब्रेरी आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे दी। मैंने आपको लाइब्रेरी 3 टाइप की बताई थी। पहली लाइब्रेरी थी आपकी IEEE, सेकंड इज़ योर स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज़ योर वर्क लाइब्रेरी। तो मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड और वर्क लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल होती हैं, उनको डिफ़ाइन नहीं करना होता है, बट IEEE की लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हैं और उसमें भी हम स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 वाला पैकेज यूज़ करते हैं। आपने लाइब्रेरी का सिंटैक्स पढ़ा होगा, लाइब्रेरी नेम, यूज़, लाइब्रेरी नेम, पैकेज नेम एंड देन पैकेज के कंपोनेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पर हम IEEE लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ प्लेग्राउंड में जाऊँगा और यूर प्लेग्राउंड। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है इसका, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड मीन्स खेलने का मैदान, तो यूर प्लेग्राउंड मतलब मेरे खेलने का मैदान। तो मेरे खेलने के मैदान में यहाँ मैंने हाफ एडर सेव कर रखा है। तो सपोज मैंने हाफ एडर पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं हाफ एडर पे क्लिक करूँगा, जो कोड मैंने वहाँ सेव किया होगा, जैसे सपोज आप यहाँ पे एंटिटी में हाफ एडर करके सेव करेंगे तो वो आपके प्लेग्राउंड में सेव हो जाएगा, जो भी कोड आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ एडर का कोड लिखा। क्लियर? अभी हम ये नहीं समझते हैं कि ये कोड में क्या लिखा है या टेस्ट बेंच में क्या लिखा है, हम सिंपल ये समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये design.vhd से हाफ एडर का कोड यहाँ पे आ गया, और वही टेस्ट बेंच का कोड आप लिख भी सकते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आपने उसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। क्लियर? कोड सही होना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका, ये ऑलरेडी सेव था, आप यहाँ से क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे।
तो अगर आपका कोड सेव नहीं होगा तो ऊपर यहाँ स्टार बन के आ रहा होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाऊंगा, तो देखिए यहाँ ये स्टार बन के आ गया, तो इट मीन्स ये सेव नहीं है। क्लियर? तो अब आप इसको अगर सेव करेंगे तो यहाँ से ऊपर स्टार हट जाएगा। क्लियर? तो कैसे कॉपी करना है, सिंपल आप गूगल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके प्लेग्राउंड में सेव है तो आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कैसे उसे सेव करना है ये आपको समझ में आ गया। क्लियर? नाउ अब आप इसे सिमुलेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो आप टॉप एंटिटी में हमेशा टेस्ट बेंच की एंटिटी का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप इसको रन करा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ अंडरस्कोर एडर अंडरस्कोर टीबी। अंडरस्कोर का मतलब कुछ भी नहीं है, अंडरस्कोर सिंपल वहाँ यूज़ किया जाता है और इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो आपको सिंपल दिखे, अच्छी तरीके से विजिबल हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो आपको ये बस जस्ट विजिबल नहीं होगा, आपको लगेगा सब चीज़ें मिल रही हैं आपस में। तो इसीलिए यहाँ पे अंडरस्कोर करके हम इसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, नथिंग एल्स। क्लियर? तो टॉप एंटिटी आपने डिफाइन करी, सिमुलेटर आपने ले लिया, देन ओपन ईपी वेव। तो ये जहाँ पर आपको वेव फॉर्म डिस्प्ले होंगी, क्लियर, तो ये जैसे ही रन होगा और आपका कोई भी एरर नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आपकी वेव फॉर्म को डिस्प्ले करेगा। तो ओपन ईपी वेव पे आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद रन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम की स्क्रीन पे एक स्क्रीन ओपन होगी, दैट इज़ योर ईपी वेव, और यहाँ पे जो भी आपने इनपुट आउटपुट डिफाइन करे हैं वो, और जो आपने टेस्ट बेंच पे लिखा है, अभी देखेंगे कि हमने टेस्ट बेंच पे क्या लिखा हुआ था ताकि हम समझ पाएँ कि यहाँ चल क्या रहा है। तो आपको कुछ ये वेव फॉर्म दिखाई देगी। क्लियर? अब ये वेव फॉर्म देखिए, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ये 0 है, ये ऊपर 1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो अगर हम सिंपल दो इनपुट्स ले लें, अगर हम यहाँ देखें, इसकी बात करते हैं 0 to 10,000 पिको सेकेंड के बीच की, तो इस कंडीशन में क्या है आपकी, इस कंडीशन में 0 और 0 यहाँ पे, ये 1 इसको यहाँ प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये बार यहाँ बहुत स्लाइड हो गया है। ये चलिए यहीं देखते हैं। तो 0 0 के लिए कैरी भी 0 रहेगा, सम भी 0 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ अगर मूव करें तो यहाँ बिट 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो डेफिनेटली 0 + 1 सम कितना हो जाएगा, 1 एंड कैरी 0। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अगेन ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो सम की वैल्यू 1 रहेगी, ये 0 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो दोनों इनपुट्स 1 हो गए। क्लियर? तो सम आपका 0 हो जाएगा, कैरी आपका 1 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये हाफ एडर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। और यहाँ पे आप कुछ टाइम ड्यूरेशन देख रहे हैं, दैट फ्रॉम 0 to 10,000 पिको सेकेंड, 20,000 पिको सेकेंड, 30,000 पिको सेकेंड। तो ये डिफाइन किए गए हैं आपकी टेस्ट बेंच में। क्लियर? तो जस्ट यहाँ देखिए, ये देखिए फॉर 10 नैनो सेकेंड। सो आपने बिगिन किया, दो वैल्यूज गिवन दी, 0 0, वेट फॉर 10 नैनो सेकेंड। तो वो 10 नैनो सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद इनपुट्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 1, फिर वो 10 नैनो सेकेंड तक वही वैल्यू शो करेगा, फिर उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 0, फिर 10 नैनो सेकेंड के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। तो इतने 10 नैनो सेकेंड ड्यूरेशन के लिए वो उन इनपुट्स पे आउटपुट कैलकुलेट करके आपको देगा। क्लियर? तो आई होप आपको कुछ बात समझ में आई होगी कि VHDL कोड कैसे आपकी वर्किंग बेंच पे आएगा, आपको उसे सेव कैसे करना है, लाइक देन आपको उसको रन कैसे कराना है, रन करते टाइम सिमुलेटर कौन सा सिलेक्ट करना है, एंड देन OP-EP वेव में आपकी वेव फॉर्म्स कैसे शो होंगी, कैसे दिखाई देंगी। तो आई होप आप इतना एक बार ट्राई कीजिएगा EDA प्लेग्राउंड पे, कोई भी छोटा सा बेसिक गेट का कोड कॉपी करके उसकी टेस्ट बेंच को यहाँ कॉपी करके रन कराने का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शन या यू कैन से एग्जांपल्स रन करा के देखेंगे और इलेबोरेट करेंगे कि कैसे कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। थैंक यू।